बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद मैं बिज़ी हो गया। हमने अस्थमा तक जो है ना वो डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, मैंने बुक से भी जो है ना एक दफ़ा गो थ्रू किया, जितना यार मुझे आता था। नो डाउट कोई इतने हैवी लेक्चर नहीं, लेकिन फिर भी जितना मुझे आता था मैंने वो बता दिया। बाकी आप खुद रीड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। एस्थमा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बहुत सी जो है ना वो डिस्कस कर दी। अगर किसी ने प्लेलिस्ट देखनी है तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो फिर आपको सही समझ आ जाएगी। हमने एस्थमा के बारे में मोटी मोटी बातें दोबारा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो लंबी वीडियोज़ नहीं बना पाया था। आई वॉज़ मच बिज़ी, लेकिन अब इंशाल्लाह ओल्ड जुनेज इज़ बैक। अब से रेगुलर वीडियोज़ इंशाल्लाह हर रात आया करेंगी। मेरी कोशिश होगी कि कोई दिन मिस ना हो, बस आप लोग जो है ना वो फुली सपोर्टेड रहें, मोटिवेटेड रहें। मुझे आज भी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने मैं कहता हूँ वादा भी किया उन लोगों से कि इंशाल्लाह पूरी 4th ईयर मैंने कवर करवानी। इंशाल्लाह जितना मुझे अगर सांस रही, जान रही तो करेंगे। एस्थमा बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि एपिसोड है इंटरमिटेंट डिस्निया का, विजिंग साउंड होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, और हमारे पास सीज़न रिलेटेड होती हैं ना ये सारी की सारी चीज़ें। मोटी मोटी बात बताऊंगा, फिर मैं टाइप्स हमारी रह गई थी उसके ऊपर मैं जाऊंगा। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो है ना नाइट और अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है ना इसके अमूमन आते हैं। अब देखिए हमारे जो है ना वो पुराना जो घर रहता था ना, वहाँ पे एक औरत रहती थी। वो रात को उसको ना दमा का अटैक हुआ करता था, बाकायदा सीटी की आवाज़ आया करती थी, और बड़े लंबे लंबे वो सांस लेके फिर खांसती थी, ठीक है। तो वीजिंग की प्रॉपर आवाज़ आती थी, साथ वो हाय अल्लाह भी करती थी, उसको ब्रेथलेसनेस बहुत होती थी, ठीक है। तो मैंने उनकी एक दफ़ा मेडिसिन चेक की थी, वो उसके अंदर स्टीरॉइड्स भी थे और कुछ और भी जो है ना वो जो ब्रोंकोडाइलेटर्स है ना वो सारे के सारे थे। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, आईजीई मीडिएटेड है, और इन्फ्लामेशन होती है अलॉन्ग विद ईओसिनोफिल, ठीक है। इसके अंदर ईओसिनोफिल का नाम आपने नहीं भूलना है, इस दमा के अंदर होते हैं, और साथ आईजीई मीडिएटेड एलर्जी जहाँ भी आएगी वो आईजीई मीडिएटेड होता है ना, सही। अब हमारे पास जो है ना वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। एक्यूट के अंदर जहाँ भी इन्फेक्शन आता है वो न्यूट्रोफिल होते हैं, लेकिन ये क्रोनिक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, ईओसिनोफिल्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास जो है ना वो टाइप्स थी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी, इसके अंदर हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया जो म्यूकस ग्लैंड की सारी और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हाइजीन हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा और की इसने बात की, हाँ टाइप्स के अंदर टॉपिक और है। हाल मार्क्स क्या क्या हैं बेसिकली वो मैं बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं। देख, हाल मार्क्स की जब भी बात आएगी आपने कहना है कि ये बेसिकली सर ये ना रिवर्सिबल जो है ना वो, मतलब जितनी देर के लिए अटैक रहेगा उतनी देर तक जो है ना वो आपके ब्रोंकाई थोड़े कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे। जब अटैक ख़त्म होगा तो ये रिवर्स होके आपने नॉर्मल एयरवे के अंदर आ जाएगा। नंबर सेकंड पे इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, वो हमारे पास है क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। प्लस हमारे पास ईओसिनोफिल्स का जो है ना वो रोल आ जाता है इसके अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर स्मूथ मसल जो है ना वो हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। जो स्मूथ मसल है ना ब्रोंकाई के, वो बार बार जब खांसते हैं, बार बार इरिटेट होते हैं, तो वो एक वक्त आता है कि बार बार स्टिमुलेशन की वजह से वो अपने आप को हाइपरट्रॉफ कर लेते हैं। ये हाइपरप्लेजिया होता है नंबर साइज इंक्रीज, हाइपरट्रॉफी अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, साथ कुछ हाइपरप्लेजिया भी देखा गया। और इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं वो भी अपने आप को हाइपरट्रॉफ करके अपनी ना म्यूकस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर किस किस का रोल था, हमने कहा था कि इंटरल्यूकन 4 का होता है, इंटरल्यूकन 13 का होता है, और हमारे पास इंटरल्यूकन 5 का जो है ना वो रोल आता है। 4 जहाँ पे आता है ना तो वो आईजीई मीडिएटेड है। अब ये कैसे रिलेट करेंगे, ए बी सी डी ई, तो मतलब ए बी सी में चौथे या 5वें नंबर पे आ रहा है ना ई, तो वहाँ से याद कर लो इंटरल्यूकन 4 जो है ना वो ई से रिलेटेड है। नंबर 3 पे 13, ठीक है। तो तेरा गंद जो है ना, घर का गंद सारे का सारा, मैंने मान तेरा गंद, ठीक है, मतलब जितना भी म्यूकस है ना, म्यूकस वाला गंद वो इंटरल्यूकन 13 करेगा। बाकी जो रह गया इंटरल्यूकन 5, इधर मैं तुम्हें 5 रुपये दूँ, ईओसिनोफिल जो है ना वो अपने 5 रुपये लेने आ जाता है, तो वहाँ से मैंने याद किया। तो ये एमसीक्यूज आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एक्सपोजर होता है, फिर हेल्पर टी सेल जो होता है ना वो सारे के सारे आके आईजी प्रोडक्ट ईओसिनोफिल और वो सारे के सारे करते हैं, ठीक। फिर हमने ना इसकी फेजेस डिस्कस की थी, 3 फेजेस थी, कौन कौन सी थी, एक हमारे पास थी एक्यूट, एक हमारे पास थी लेटर फेज, और एक हमारे पास थी एयरवे
जो है ना वो मॉडलिंग थी। एक्यूट के अंदर क्या था, मैंने कहा था कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन और म्यूकस प्रोडक्शन, 3 चीज़ें एक्यूट के अंदर थी। लेटर फेज के अंदर क्या थी हमारे पास, इन्फ्लेमेटरी जितने भी हमारे पास मीडिएटर्स आते हैं ना मज़ीद कीमोकाइन को रिलीज़ करवाने के लिए वो आते हैं। जबकि एयरवे रीमॉडलिंग मतलब एयरवे को रीमॉडल करना, ग्लैंड अपने आप को हाइपरट्रॉफ कर लेंगे, स्मूथ मतलब अपने आप को जो ठीक है हाइपरट्रॉफ करके मतलब उसकी अंदर चीज़ें ही अलग हो जाए। कोलेजन जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, बिहाइंड द एपिथेलियम जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को, इसके अंदर फाइब्रोसिस और स्कारिंग सारे के सारे लेट के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं जनाब इसकी टाइप्स ऑफ अस्थमा के ऊपर। इसको मैं अब बड़े ना अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक हाई होपफुल आपको सारा जो है ना HL जीन के इसके अंदर रोल आ जाता है, ठीक है। और बाकी ये आपने पढ़ लेना है कि हेल्पर टाइप 2 हेल्पर T सेल हो गया, और वो सर इंटरल्यूकन 4, 13 और इंटरल्यूकन 5, इनका मैंने आपको भी रोल बता दिया है, सही। फिर मैंने इसकी 3 फेजेस बताई हैं, एक्यूट है, फिर हमारे पास है लेटर हो गया, और हमारे ये लेटर फेज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अर्ली रिएक्शन में एक्यूट फेज़ आ गई, ठीक है, और लेटर फेज़ होगी, और उसके बाद हमारे पास थर्ड पे आ जाती है एयरवे रीमॉडलिंग। तो ये वाला एयरवे रीमॉडलिंग, तीनों चीज़ें कवर होंगी आपकी। अब आ जाए टाइप्स के ऊपर। जब भी आपके पास ना टाइप्स ऑफ अस्थमा आए ना, अगर मैं आपकी जगह हूँ ना तो मैं किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर सपोज करने आया कि टाइप्स ऑफ अस्थमा आ गई, तो आपके दिमाग के अंदर क्या चीज़ें आनी, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर जो है ना वो 4 चीज़ें आनी चाहिए, मतलब 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे होती है हमारे पास एटोपिक, बहुत ईजी है, अभी देखना किस तरह मज़े में हो जाती हैं। एटोपिक है। नंबर 2 में हमारे पास होता है नॉन एटोपिक, ठीक है। फिर नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है ड्रग इंड्यूस्ड, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है ऑक्यूपेशनल एसोसिएटेड। ऑक्यूपेशनल में क्या था, वो किसी खास फैक्ट्री के अंदर काम करते, देखते हैं हम, ठीक। अब जो एटॉपिक है ना, इसके बारे में सबसे पहले बात आती है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो मैं छोटा छोटा करके लिखूँगा ताकि इजी हो जाए। मोस्ट कॉमन जो है ना अस्थमा की टाइप है वो हमारे पास है एटॉपिक। होती क्या है ये, IgE मतलब एलर्जी से रिलेटेड है, तो IgE मीडिएटेड हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये एलर्जन एसोसिएटेड है। 3 बातें तो आपने टॉप ऑफ द लाइन मार्कर से लिख देनी है। फिर होती का किस उम्र में, अमूमन देखा गया ये चाइल्डहुड के अंदर जो है ना वो आपको देखी जाती है। काज क्या है इसका, जो कि इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ये जेनेटिकली मतलब फैमिली के अंदर रन कर सकती है, सही है। अगर फैमिली के अंदर रन नहीं कर रही तो एलर्जिक रहनाइटिस, किसी को आपने ENT के अंदर पढ़ा होगा ना, एलर्जिक रहनाइटिस, रिनोरिया और वो सारे का सारा, वो हम ENT के जब लेक्चर डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उसके साथ। एलर्जिक रहनाइटिस में जो है ना वो क्या होगा, डस्ट, पोलन, स्मोक और इन्फेक्शन, वो सारे के सारे होंगे। डस्ट, पोलन, स्मोक प्लस इन्फेक्शन जो होता है ना वो हमारे पास होंगे, ठीक है। डायग्नोसिस इसका किस तरह हमने करना होता है, साथ लगे हाथ से एक ही चीज़ एक एक चीज़ करके हम कर लेते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आपने एक तो स्किन टेस्ट करना है इसका, ठीक है। जब आप इसका ना स्किन टेस्ट करेंगे तो आपको अंदर क्या होगा, व्हील एंड फ्लेयर पैटर्न जो है ना वो आपको दिखेगा, ठीक है। व्हील एंड, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, बुक से सारा दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। व्हील एंड फ्लेयर जो होता है ना हमारे पास पैटर्न जो है ना वो दिखेगा, सीन। नंबर 2 पे हमारे पास इसने लिखा हुआ है रास्ट, RASTS, मतलब सीरम, ये है सीरम रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। ये इसको रास्ट के नाम से जो है ना वो लिखते हैं। रेडियो एलर्जन, R से रेडियो एलर्जन सॉर्बेंट टेस्ट, S से सॉर्बेंट और T से टेस्ट हो गया। ये क्या करता है, IgE को एंटीबॉडीज़ जो है ना इनको डिटेक्ट करता है, सही है। IgE एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। तो ये था हमारे पास सारे का सारा एटोपिक। होपफुली आपको अब ये नहीं भूलेगा। यहाँ पे देख लें आप थोड़े से बुक के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके साथ साथ यार लगे हाथ कवर हो जाए तो अच्छा ही होता है ना, ठीक है। मैंने कहा पहले, सबसे पहले मैंने कहा मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मोस्ट कॉमन टाइप है। नंबर 2 में मैंने कहा IgE मीडिएटेड है। नंबर 3 पे मैंने कहा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और यार ठीक है, यहाँ से देख लेना साथ साथ। एलर्जिक रेनाइटिस की वजह यूटिकेरिया और एजीमा की वजह से होता है। ट्रिगर बाय एनवायरमेंटल एंटीजन हो गया, वो पोलन, वो तो बच्चे को पता है ना, ठीक है। स्किन टेस्ट में हमने 2 चीज़ों की बात की। एक हमारे पास होता है स्किन टेस्ट में हमारे व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन जो होता है ना वो हमने बात की थी। नंबर 2 में हमने रास टेस्ट की बात की जिसके अंदर IgE को हमने देख लिया। ये था एटोपिक का। अब हमारे पास हो जाता है नॉन एटोपिक। नॉन एटोपिक मतलब, एटोपिक मतलब कि यहाँ से याद कर लेना कि एटोपिक में जेनेटिक आ गया, नॉन एटोपिक में नॉन जेनेटिक, ठीक है। तो मैंने यूँ याद किया हुआ था, नॉन एटोपिक, नॉन
जेनेटिक, मतलब ये कोई फैमिली के अंदर रन नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको स्किन टेस्ट जो होता है ना वो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे जो आपका स्किन टेस्ट ना व्हील एंड फ्लेयर, ठीक है, मतलब व्हील एंड फ्लेयर किस तरह का होता है, यूँ कर समझने की एक तरह व्हील और यूँ फ्लेयरिंग उसकी जो देखें, यहाँ पे नेगेटिव आपको स्किन टेस्ट मिलेगा क्योंकि ये नॉन है, NN, ठीक है, नेगेटिव स्किन टेस्ट मैंने यूँ याद किया हुआ था, सही। फिर हमारे पास N है तो मेरी तरफ नॉन एलर्जिक, मतलब इसका सारे का सारा अपोजिट है, नॉन एलर्जिक। तीन बातें ये होगी, ठीक है ना, एलर्जी को। इसके अंदर क्या होता है, रिस्पायरेटरी काज इसका बेसिकली फिर क्या है जनाब, आपका जो है ना रिस्पायरेटरी जितने भी इन्फेक्शन है ना वो हो सकते हैं। नंबर सेकंड पे जो एयर पोल्यूटेंट है ना, ठीक है, वो इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर कभी भी नॉन एटोपिक मतलब नॉन एलर्जिक है, IgE मीडिएटेड नहीं है, सही है। ये एक बात है, एलर्जी इसके अंदर नहीं होती, नो एलर्जी, ये बस एक बात आप बता देंगे तो ये हो जाए। नंबर थर्ड पे, अच्छा यहाँ पे मैं दिखा ही दूँ बल्कि आपको, ताकि साथ साथ कवर हो जाए ना, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉन एटोपिक अस्थमा के अंदर क्या है, ये डोंट हैव एविडेंस ऑफ एलर्जन सेंसिटाइजेशन, ठीक है। मैं नॉन एटोपिक नो एलर्जन सेंसिटिविटी, स्किन टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको बात की। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे रहीनो वायरस हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरसेस जो है ना वो एयर पोल्यूटेंट जो है ना वो इनहेल कर दे, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन गैस, वही वायरस इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन, इसको जो है ना वो थॉट किया जा रहा था, ठीक है। रिस्पायरेटरी जो है ना वो म्यूकोजा लोअर द थ्रेशोल्ड सब एपिथेलियम बेगल रिसेप्टर, वो सारे की सारी बातें हैं वो, ठीक है। एक फिर ज़ाहिर बात है ईओसिनोफिल जो है ना वो अस्थमा के अंदर होता है, क्रोनिक का, तो ये हमारे पास सारे के सारे। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है ड्रग इंड्यूस अस्थमा। ड्रग इंड्यूस अस्थमा में क्या लिखेंगे आप खुद दिमाग लगाएं, फार्माकोलॉजी अगर आप पढ़ के आए हैं ना तो ड्रग इंड्यूस मतलब एस्प्रीन, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नेसिड्स, ठीक है। कुछ होते हैं लोग उन एस्प्रीन से जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो क्या होता है, जब एस्प्रीन खाते तो उन्हें ना रेनाइटिस होना शुरू हो जाता है, रनी नोज, और हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म होना शुरू हो जाता है, सही है। अब क्यों होता है सारे का सारा, एस्प्रीन बेसिकली करती क्या है, अगर किसी को बायोकेम या फार्मा याद होना तो वो क्या कहती थी, हमारे पास कॉक्स साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को इनहेबिट करती थी, सही है। अब जब साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे देखो ना क्या होता था, एरेक्डोनिक एसिड से हमारे पास आपने पढ़ा था बायोकेम के अंदर क्या क्या बनता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज और लाइपो ऑक्सीजनेज जो होता है ना वो पाथवे चलता था, ठीक है। लॉक्स और कॉक्स, ठीक है, इस तरह करके हम लिखते थे, लॉक्स हो गया साइक्लो ऑक्सीजन लाइपो ऑक्सीजन। एस्प्रीन हमने जब खा ली तो एस्प्रीन ने कहाँ पे जाके एक्ट करना है, साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को रोक देना है, ठीक है। तो ये सारे का सारा, तो सारे इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो खत्म होगी। तो जब ये पाथवे रुक गया तो सारी की सारी ट्रैफिक किधर आ गई, लाइपो ऑक्सीजनेज की तरफ। लाइपो ऑक्सीजनेज क्या करेगा, एल है ना, लाइपो ऑक्सीजनेज से क्या रिलीज़ हो रहे थे, ल्यूकोट्राइन भी एक प्रोडक्ट हमारे पास रिलीज़ हो रहा है। तो ल्यूकोट्राइन टपा टप बनते जाएंगे। एस्प्रीन ने साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे रोका तो हमारे पास ल्यूकोट्राइन ज़्यादा सारी की सारी एनर्जी इन्होंने ल्यूकोट्राइन लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे के अंदर आ गई, तो इन्होंने सारे के सारे ल्यूकोट्राइन बनाना शुरू कर दिए। अब क्या होगा, ल्यूकोट्राइन D2 E2 वो सारे के सारे वो ये क्या है, किसी को अगर फार्मा में पढ़े हो GIT कह रहा हूँ, रिस्पायरेटरी फार्मा, उसके अंदर क्या था, ये सीवियर ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर थे, ठीक है। ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अब ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सीवियर एस्थमा। तो इस वजह से जब वो एस्प्रीन खाएंगे तो उन्हें अस्थमा हो जाएगा, इस वजह से वो इसमें निकले। लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑक्यूपेशनल में क्या आएगा, ऑक्यूपेशनल में क्या आएगा, डस्ट जो होता है ना वो एरियाज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, पोल्यूटेड एरिया के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड जहाँ पे होती है, गैस इंडस्ट्री होती है, तो वो उनके अंदर जो है ना वो अस्थमा सारे की सारी करवा देती है। तो हमने अभी तक कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की, ये ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, एस्प्रीन का सारा रोल ये क्या करता है, यूटिकेरियर रिकरेंट रेनाइटिस करवा देता है। एस्प्रीन क्या करता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे एरेक्डोनिक एसिड का जो है ना इसको रोक देगा, जिसकी वजह से लाइपो ऑक्सीजनेज होगा, वहाँ से क्या होगा, ल्यूकोट्राइन रिलीज होंगे, वो क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म करा दें। इतनी सी कहानी है। ऑक्यूपेशनल में क्या होगा, हमारे पास स्टिमुलेटेड फ्यूम्स होते हैं, एपॉक्सी रेजिन्स हो गया, वो मतलब जो भी जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वुड कॉटन गैस टोल्यूइन हो गया, रिपीटेड एक्सपोजर जो है ना वो एंटीजन को कहते हैं, वो सारे का सारा हो गया। तो ये था जनाब टाइप्स ऑफ एस्थमा के बारे में जनरल ओवरव्यू, और हमारे टाइप्स हो गए। बाकी ये आप डायग्राम देख लीजिएगा तो आपको हेल्पर टी सेल्स होगा, ठीक है, TH2 हो गया तो IgE बीटा सेल एंटीबॉडी, एंटीजीनो मास सेल होगा, ईओसिनोफिल रिक्रूटमेंट जिसकी वजह रिलीज ऑफ ग्रेन्यूलर मीडिएटर, वो सारे का सारा आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एयरवे
इन एस्दमा के अंदर क्या है, ईओसिनोफिल आपको लाजमी दिखेंगे। गोबलेट सेल देखो आपको बहुत ज़्यादा उसकी है पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, मैक्रोफेजिस आपको दिख रहे हैं, स्मूथ मसल और ग्लैंड जब आप स्लाइड पे देखेंगे तो वो सारे के सारे, ये कहानी वही सारी लिखी हुई है, ये नीचे वाला पढ़ लेना। होपफुली कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।